हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं विरद आज आप लोगों के साथ में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कशन करने जा रहा हूं जो कि उत्तर प्रदेश के क्रांतिकारियों से संबंधित है। इससे पहले कल भी मैंने आपको जनरल बख्त खां के बारे में पढ़ाया था या बताया था कुछ इंपॉर्टेंट बातें। आज हम जिनके बारे में बात कर रहे हैं, तो जब उत्तर प्रदेश की वीरांगनाओं के नाम लिए जाते हैं तो उन वीरांगनाओं में एक नाम बड़े शान और शौकत से लिया जाता है और वो नाम है लखनऊ की बेगम हज़रत महल का। और ये नवाब वाजिद अली शाह की बेगम थी। इनके बारे में आज का पूरा इतिहास जानेंगे और जानेंगे 1857 की क्रांति से संबंधित इनके किस प्रकार के अभियान थे और उनका क्या महत्वपूर्ण योगदान था और किस कारण से हम इन्हें वीरांगना का रूप दे सकते हैं या उपाधि दे सकते हैं। हालांकि इनके कई और उपाधियां भी हैं, उनके ऊपर भी चर्चा रहेगी। तो आज के इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यदि अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो स्टडी आईक्यू उत्तर प्रदेश टेलीग्राम ग्रुप में लिखिए, टेलीग्राम में लिखिए और इस ग्रुप से अतिशीघ्र ज्वाइन हो जाइए, जिससे कि आपको इस लेक्चर की PDF आराम से प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज के टॉपिक को शुरू करने से पहले हम जानते हैं क्या कुछ चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। इसमें हम जानेंगे बेगम हजरत महल के बारे में। सबसे पहले इनका प्रारंभिक जीवन कैसा है, इसके बाद हम समझेंगे कि उनको अवध की सत्ता जो है वो किस प्रकार से प्राप्त हुई है। हालांकि ये कोई बहुत अच्छा तरीका नहीं था सत्ता प्राप्त करने का। इनके लिहाज से अगर देखा जाए तो कोई भी बेगम इस तरीके से सत्ता को प्राप्त नहीं करना चाहेगी संभवतः, लेकिन फिर भी आगे देखेंगे, इसके बारे में समझेंगे। 1857 की क्रांति में हजरत महल का क्या योगदान है, इसके बाद हम जानेंगे कि हार हुई थी निश्चित रूप से, बावजूद उसके भी बेगम रुकी नहीं, लड़ती रहीं और किस तरीके से इन्होंने कैसे अंग्रेजों का सामना किया है, इस पर भी हमारी चर्चा बनी रहेगी। साथ ही साथ हम देखेंगे राज्य को छोड़कर वो नेपाल जाने के लिए मजबूर हुई, तो ऐसा क्या कारण था जब वो राज्य को छोड़कर के नेपाल जाने के लिए मजबूर हुई। और अंत में हम डिस्कशन करेंगे या समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से उनकी सम्मान में भारत सरकार की तरफ से स्मारक बनवाए गए और साथ ही साथ कुछ डाक टिकट भी इशू किए गए। उनके ऊपर भी लास्ट में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में। देखिए, हजरत महल की अगर हम बात करते हैं तो बेगम हजरत महल, इनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश के फैज़ाबाद जिले में हुआ था। फैज़ाबाद के एक गांव की ये रहने वाली थी। बहुत ही सामान्य परिवार से इनका जन्म हुआ है। 1820 में इनका जन्म हुआ है और इनके जो माता पिता हैं बेहद गरीब परिवार से थे। इनको बहुत ही आर्थिक कह सकते हैं कि कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था और मजबूरन यकीनन कोई भी माता पिता नहीं चाहेगा कि जिस तरीके के संकट से इनके परिवार ने गुजारा किया है उस तरीके का गुजारा किसी परिवार को, खासकर तब जब उसके परिवार में एक बच्ची ने जन्म लिया हो, तो गुजरना पड़े। लेकिन नियति के आगे सभी कह सकते हैं कि मजबूर थे। अंत में माता पिता को इन्हें सौदा करना पड़ा और उसके बाद ये जो इनके पिता थे, ये एक जमींदार के यहाँ चूँकि गुलाम थे, तो आप समझ ही सकते हैं कि इनके यहाँ की आर्थिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर रही होगी। उसके बाद जब इनको कह सकते हैं कि इनके माता पिता ने बेच दिया, उसके बाद जो है ये वाजिद अली शाह के जो शाही हरम है वहाँ पहुँचती हैं। उसके बारे में जानेंगे। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इनके बचपन का नाम है मोहम्मदी खातून। ठीक है, तो बेगम हजरत महल के नाम से फेमस है लेकिन बचपन का नाम है मोहम्मदी खातून। बाद में शाही घराने में अगर देखा जाए तो शाही हरम में इनका मतलब एंट्री होती है एक खवासीन के तौर पर। खवासीन जो है उस पद को कहा जाता है जिसमें कोई जो स्त्री होती है वो खास तौर से अगर देखा जाए तो स्त्रियों के लिए ये शब्द यूज़ किया जाता है, खवासीन। और इसमें जो है जो बेगम हजरत महल थी वो या कोई भी खवासीन जो होती है वो जो राजा होते हैं उनके लिए विशेष तौर पर एक जो दासी होती है उस दासी के रूप में खवासीन को जाना जाता है। तो ये उसमें से एक थी। शुरुआती अगर देख सकते हैं तो ये दौर ऐसा है जो कोई भी स्त्री नहीं चाहेगी कि उसका इतिहास इस तरीके से पढ़ा जाए या उसके बारे में जाना जाए। लेकिन कहा जाता है कि व्यक्ति अपने कर्मों से अपना इतिहास रच सकता है। आज हम बेगम हजरत महल को इस वजह से शायद ही कोई जानता हो, मतलब भले ही इतिहास के बारे में जानकारी हो लोगों को कि एक इतिहास उनका ऐसा भी था, लेकिन कोई इस इतिहास को तवज्जो नहीं देता जो इनका बीता हुआ इतिहास था। स्वाभाविक सी बात है, मुझे भी इसको कोई तवज्जो नहीं देनी है और बढ़ना है आगे। उस प्रक्रिया तक पहुंचाने के लिए मैं आपको एक पॉइंट बता रहा हूं कि जब कोई कितनी ही कठिन स्थिति से एक बेगम भी बन सकती है या एक हिंदुस्तान में अपने नाम के आगे वीरांगना तक लिखवा सकती है, इस तरीके के इतिहास को समझना पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। बाद में वाजिद अली शाह जो हैं उनकी नज़र जब इनके ऊपर पड़ी तो क्योंकि बेहद खूबसूरत थी तो इनसे कह सकते हैं कि वाजिद अली शाह जो हैं वो काफ़ी आसक्त हुए
और फिर इन्होंने इनको वहाँ से निकाल करके अपने उन स्त्रियों के समूह में रखा जिस समूह का नाम इन्होंने परी समूह रखा था। और इसी वजह से इनको बेगम हजरत महल को, अभी बेगम हजरत महल नाम नहीं है, तो इनको जो है टाइटल दिया वाजिद अली शाह ने, जो टाइटल का नाम था महक परी। महक परी नाम का ये टाइटल काफ़ी फेमस भी रहा। उसके बाद काफ़ी नज़दीकियाँ वाजिद अली शाह और बेगम हजरत महल के बीच बढ़ती रहीं और इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि आगे चल करके दोनों लोगों का आपस में निकाह भी हुआ। नवाब ने ख्वासिन से बेगम को ख्वासिन से निकाल करके इनको अपनी बेगम का दर्जा दिया और इनसे विवाह किया। आगे चल करके इन्हीं बेगम से जब ये बेगम गर्भवती हुई, अर्थात जब ये शिशु को जन्म देने वाली थी, तो ये अपने पिता के लिए स्वाभाविक सी बात है कि वाजिद अली शाह के लिए काफ़ी खुशखबरी की बात थी। और इसी से खुश होकर के इन्होंने इन्हें एक टाइटल दिया, अर्थात वाजिद अली शाह ने इन्हें एक टाइटल दिया जिसका नाम हुआ इफ्तिखार उन निशा। इफ्तिखार का मतलब संभवतः गर्व से लिया जाता है, गर्व यानी कि शान की बात होती है एक तरीके से। और कोई भी पिता, कोई भी व्यक्ति जब पिता बनता है तो ये गर्व की बात तो होती ही है। और एक और तरीके से अगर देखा जाए तो अब एक सम्मानित पद भी मिल चुका था हज़रत महल को, तो यहाँ से भी एक शब्द शायद यहाँ पर बनता है। तो एक टाइटल आपको एक और मिला, ठीक है। तो दूसरा टाइटल आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और दूसरा टाइटल कौन सा है? इफ्तिखारुन निशा। तो ये प्रारंभिक जीवन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अभी यहाँ पर इतिहास में कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है। अभी एक साधारण तरीके से देखा जाए तो ये एक साधारण परिवार में जन्मी, फिर थोड़ा सा क्रिटिकल एज से गुजरी, उसके बाद ये एक नवाब के यहाँ आई हैं, उसके बाद अब नवाब से विवाह हो गया और एक बच्चे की माँ भी अब ये बन गई है। तो ये कोई बहुत ऐतिहासिक जीवन अभी तक नहीं हुआ, लेकिन ऐतिहासिक जीवन बस इसी के आगे ही जुड़ने वाला है। आगे चल करके जब इन्होंने शिशु को जन्म दिया, यानी बच्चे को जन्म दिया, तो उस बच्चे का नाम रखा गया बिजरिस कद्र, और बिजरिस कद्र या कहीं कहीं बिजरिस कदर लिखा रहता है। तो एक ही बात है, वो बोलना है, प्रोनाउंसिएशन करने का एक अलग अलग तरीका है। यही बिजरिस कद्र जो है वो आगे वाजिद अली शाह के बाद बादशाह बनेंगे, या यूँ कह सकते हैं कि नवाब बनेंगे, लेकिन अभी वो थोड़े से दूरी की बात है। जब इस बच्चे का जन्म हुआ तब जाकर के इन्हें बेगम हजरत महल का टाइटल दिया गया, और तब से ये टाइटल काफ़ी फेमस रहा। तो अभी आपको पता चल गया होगा कि ये बेगम हजरत महल के नाम से किस तरीके से जानी गई है। जब इनको माँ बनने का सौभाग्य मिल गया और जब बच्चे को जन्म इन्होंने दिया, तब इनको बेगम हजरत महल के नाम से जाना गया, और ये टाइटल भी इन्हें नवाब साहब ने ही दिया था। अब यहाँ तक तो कह सकते हैं कि गरीबी के दौर से निकलने के बाद अब जो जीवन था वो ठीक तरीके से बीतने लगा था, लेकिन ये खुशियाँ अभी बेगम हजरत महल के बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं थी। ये खुशियों पर बहुत ही जल्दी अंकुश लगने वाला था। उसका रीज़न ये था कि जो उस समय ब्रिटिश कॉलोनीज़ हैं वो धीरे धीरे भारत में बहुत तेज़ी से अपने आप को बढ़ा रही थी, और ये वो समय भी आ गया था जब उत्तर भारत में क्रांति की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी थी। आप देख सकते हैं, ये वाजिद अली शाह का मैंने कई बार यहाँ पर नाम लिया क्योंकि वाजिद अली शाह की ये बेगम थी। तो छोटा सा पॉइंट मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा कि वाजिद अली शाह के बारे में, और आप देख सकते हैं कि इनका टेन्योर जो है वो 1822 से लेकर के 1887 तक है। लखनऊ और अवध के नवाब रहे हैं। लखनऊ रीजन और अवध का जो पूरा रीजन था, फैज़ाबाद मंडल वगैरह सब उसी के अंतर आता है। तो वहाँ के नवाब थे। इनके पिता का नाम था अली शाह। मज़े की बात यह है कि ये अगर देखा जाए तो लखनऊ के अंतिम नवाब रहे हैं। इनको अंतिम नवाब के तौर पर गिना जाता है। वास्तविक रूप में अगर देखा जाए तो ब्रिटिश सत्ता के अंतर्गत ये अंतिम नवाब यही थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान अगर देखा जाए। हालांकि इनके जाने के बाद जो कमान है वो बेगम ने अपने हाथ में संभाली और अपने कम उम्र के बच्चे को इनकी जगह पर गद्दी पर बैठाया, लेकिन वो बहुत छोटी उम्र का बच्चा था, और ये जो दौर था वो अंग्रेज़ों से लगातार युद्ध का था। तो यहाँ पर शासन प्रणाली तो उतनी अच्छी नहीं हो सकती है, लेकिन जो रणनीतियाँ थी इनकी बेगम की वो ज़बरदस्त तरीके से हुआ करती थी। इसलिए यहाँ पर ब्रिटिश शासन के अंतर्गत यहाँ पर देख सकते हैं, जब देखें तो इसमें बिजरिस कद्र जो है वो अवध के अंतिम नवाब आपको देखते हुए मिल रहे हैं। उसका रीज़न यही है कि वाजिद अली शाह के बाद ये बेटे बने थे। मतलब ये 14 साल के 12 साल के थे उस समय जिस समय इनको नवाब बनाया गया था, बहुत छोटी उम्र के थे। वाजिद अली शाह जो हैं वो एक गायक भी थे, एक नर्तक भी थे और एक संगीतकार भी थे। और वाजिद अली शाह का संगीत से बहुत ही गहरा नाता आपको देखने को मिलता है। अभी उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे दिख ही रहा है। और आपने पंडित बिरजू महाराज का नाम सुना होगा, तो इनके जो वंशज हुआ करते थे बिरजू महाराज के, उनके वंशज को लखनऊ घराने में शरण दी गई थी, और उसका कारण यही था।
और ये जो लखनऊ घराने में शरण मिली हुई है इनको, इनके बारे में अगर हम समझने का प्रयास करें तो हमको ये पता चलेगा कि एक गायन की एक कला है, और इस गायन की नई कला, या यूँ कह सकते हैं कि नई शैली जो है गायन की, गायन और नृत्य की एक नई शैली की शुरुआत करी थी, जिसे हम ठुमरी बोलते हैं। और इसीलिए आपको ये स्टेटमेंट अक्सर सुनने को मिल जाता है कि ठुमरी जो गायन और नृत्य की जो कला है, इसके पिता के तौर पर वाजिद अली शाह को माना जाता है। और आगे चल करके कई सारे कलाकारों ने इसको फेमस भी किया है, और इसके कई सारे गाने हैं जो आपने सुने भी कभी कभार होंगे। हालांकि आज मॉडर्न एज के लोग इसको बहुत कम सुनते हैं, लेकिन जो लोग थोड़ा सा सांस्कृतिक चीज़ों में बिलीव करते हैं उन्होंने शायद ज़रूर सुना होगा या देखा होगा। इनके दरबार में अक्सर इस तरीके की शान शौकत हमें देखने को मिलती है, और ठुमरी को कथक नृत्य के साथ भी गाया जाता है, इसीलिए बिरजू महाराज का नाम भी यहाँ पर लिखा हुआ था। तो ये मैंने आपको छोटा सा पॉइंट बताया कि वाजिद अली शाह कौन थे। हालांकि अंत में आगे चल करके नवाब वाजिद अली शाह के अंत के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो अंग्रेजों ने अवध के ऊपर कब्जा कर लिया और वाजिद अली शाह को देश से निकाल दिया गया। और देश से निकाला गया तो देश का मतलब यही इनका राज्य था, तो इनको राज्य से निर्वासित कर दिया गया, एग्जाइल कर दिया गया, इनके जो किंगडम था उससे बाहर किया गया और इन्हें कलकत्ता ले जाया गया। तो ये कलकत्ता चले गए और फिर वहीं पर इनका खेल समाप्त हो गया। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब यहाँ से चले गए तो इसी के बाद ही जो सत्ता संभालने का काम है वो इनकी बेगम ने किया है। एक दुख भरी कहानी यहाँ पर देखने को मिलती है, क्योंकि ये ठुमरी के गायक थे, तो जब ये जा रहे थे तो इन्होंने एक ठुमरी में ही एक गीत गाया है, और उस गीत का बोल जो है वो क्या है, बाबुल मोरा नैहर छूटो जाए। ये हो सकता है कि आप लोगों ने सुना हो। हालांकि ये गाना जो है अक्सर कई बार एक लड़की जब घर छोड़ करके जाती है और ससुराल जा रही होती है मायका छोड़ करके, तो अक्सर उस पर लगता है कि ये गाया जा रहा होगा। लेकिन ये जब एक तरीके से अपना नैहर ही छोड़ करके जा रहे थे, इन्हें तो भेज दिया गया था जेल को, तो वैसे भी ससुराल बोला जाता है, तो ये ससुराल जा रहे हैं मतलब जेल छोड़ करके घर जा रहे हैं यहाँ से। तो उस समय का दुखद वर्णन जो है वहाँ पर है। हालांकि ये मैंने एक छोटा सा 4 लाइन यहाँ पर लिख दिया, आप चाहें तो इसको पॉज करके पढ़ लीजिएगा, ऐसे ही लिख दी। हो सकता है कि आपने सुना हो ये गीत, कभी बोल सुना हो। तो वाजिद अली शाह के बारे में आप जान गए हैं, और बेसिक जानकारी आपको जो बेगम हजरत महल है उनके बारे में मिल गई है। अब हम समझेंगे यहाँ पर कि उनका क्रांति में अवध की जो सत्ता है उनको कैसे मिली, और फिर आगे चल करके क्रांति में उनका योगदान कैसे रहा। 1856 की बात है, जब हम नवाब जो हैं वो ब्रिटिश हुकूमत के अधीन हो गए, एक तरीके से कह सकते हैं, या उनका जो किंगशिप था वो पूरा ब्रिटिश हुकूमत के अधीन हो गया है। धीरे धीरे भारत पर बहुत सारी जगहों पर वो कब्जा करने जा रहे थे, और ये वो समय थी जब राज्य हड़प की नीति बहुत तेज़ी से चल रही थी। तो जब नवाब से कहा गया कि आप अपना जो क्षेत्र है वो ब्रिटिश सत्ता के अधीन कर दीजिए, और जब इन्होंने इनकार किया तो ये हार गए आगे चल करके युद्ध में, और जब ये हार गए तो इनको कैद करके कलकत्ता भेज दिया गया। अब जब कलकत्ता भेज दिया गया, स्वाभाविक सी बात है, ये उनके लिए ही टाइटल लिखा हुआ है ताजदार अवध, इनको जो है गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करके कलकत्ता भेज दिया गया। और इसी के बाद ही 1857 की जो स्वतंत्रता संग्राम है वो भी यहाँ पर छिड़ गया, और इसीलिए इन्होंने 12 साल के अपने बेटे को गद्दी पर बैठाया। और क्योंकि कोई दूसरा रास्ता नहीं था अपने राज्य को वापस पाने के लिए, तो क्रांति जो उस समय अलग अलग जगहों पे शुरू होने का प्रयास कर रही थी या हो चुकी थी, तो उसका सहारा लेते हुए उसको काफ़ी अच्छी तरीके से इन्होंने लीड किया है अपने खासकर अवध रीजन में, और अंग्रेज़ों के भयंकर तरीके से छक्के भी छुड़ाए हैं, ये भी बात है। पानी भरा दिया, जिसको कह सकते हैं, पानी पिला दिया अंग्रेज़ों को। आसान नहीं था, उन्होंने सोचा था कि एक स्त्री से सत्ता हथिया लेना बड़ा आसान होगा, बल्कि ये वो स्त्री थी जिन्होंने, जो इनके पति के द्वारा जो राज्य गंवा दिया गया था, हार गए थे क्योंकि वो युद्ध, तो जो राज्य गंवा दिया गया था उस राज्य को उन्होंने एक बार फिर से मुक्त भी कराया और शासन भी संभाला। हालांकि आगे जो है असफलता ज़रूर हाथ लगी, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। ये उनका बेटा था जो मैंने आपको दिखाया भी थोड़ी देर पहले। बेगम हजरत महल के बारे में माना जाता है कि सभी धर्मों का बहुत सम्मान करती थी, और वैसे भी आपको मालूम है कि जो 1857 की क्रांति है ये फेमस ही इसीलिए क्योंकि यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम जो हैं इनकी एकता काफ़ी ज़्यादा दिखती है, और ये उन्हीं में से एक थी जो हिंदू और मुसलमानों को एक साथ लेकर के चलती थी। यही कारण है कि जो कानपुर के नाना साहेब थे वो भी इनका साथ देने आए थे, और साथ ही साथ दूसरे जो मौलवी वगैरह थे, अलग अलग प्रांतों के जो लीडर थे, वो भी इनके लिए साथ देने इनके युद्ध में आते थे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये काफ़ी, मतलब कह सकते हैं कि इनकी अच्छी रणनीति कि वो हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर के साथ में चलती थी, और ज़रूरत पड़ने पर अपने जो
कह सकते हैं कि काफिले हैं या फिर अपने जो सैनिक दल हैं उनको मोटिवेट करती थी। मोटिवेट करने के लिए कई कई बार मीटिंग्स भी हुआ करती थी। और साथ ही साथ इनकी अपनी सुरक्षा के लिए महिलाओं के सैनिकों का एक दल था। तो एक खास बात ये थी कि महिला सैन्य दल भी इन्होंने तैयार किया था, जिसको ये लीड करती थी, और ये हमेशा उस महिला सैन्य दल से सुरक्षित कवच के रूप में बची भी रहती थी। ये भी बात भी है। तो ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, आपको जानने के लिए अच्छा लगेगा। इसके बाद हम समझेंगे 1857 की क्रांति में किस प्रकार से इनका योगदान रहा है। बात है 7 जुलाई 1857 की, जब अवध के शासक के रूप में अगर हम देखेंगे तो छोटे नवाब बैठे हुए हैं, लेकिन क्रांति की जो चिंगारी है उसको सुलगाने का काम उसकी माता कर रही हैं, और उनकी माता ने कुशल नेतृत्व यहाँ पर दिखाया है। और यहाँ पर एक युद्ध का वर्णन मिल रहा है, क्योंकि जब आप देख सकते हैं कि जब ये जो इनके नवाब थे वाजिद अली शाह, जब ये हार गए तो स्वाभाविक सी बात है कि उस एरिया पे, लखनऊ के उस एरिया पे कब्जा तो अंग्रेजों का हो गया। तो इन्होंने जो कह सकते हैं कि लखनऊ के आसपास की जो बाउंड्री एरियाज़ के जो दूसरे सहयोगी थे उनका सहयोग ले करके कमबैक किया है, और जो फैज़ाबाद जोन है और उसके आसपास के जितने भी छोटी छोटी रियासतें हैं उन सब का सहयोग ले करके एक खास जगह है लखनऊ के अंदर। अगर फैज़ाबाद की तरफ से आएंगे तो फैज़ाबाद रोड पड़ता है, वहाँ पे चिन्हट है। वहीं चिन्हट के पास में इस्माइलगंज करके एक छोटा सा गांव हुआ करता था। वहीं पर अंग्रेज़ों की लड़ाई जो है इनके सेना के साथ हुई। अंग्रेज़ों को पता चला कि ये लोग फिर से ऑक्यूपाई करने के लिए बड़ी सेना लेकर के आ रही हैं, महारानी जो है, और करीब 1000 से अधिक सैनिक इनके पास थे और करीब 600 से के आसपास सैनिक अंग्रेजों के पास थे। लेकिन काफ़ी वीरता से अगर देखा जाए तो ये टक्कर हुई है। चिन्हट के पास में भीषण युद्ध हुआ, और इस भीषण युद्ध में शुरुआत में तो अंग्रेज लड़ रहे हैं, लेकिन बाद में जब उनको पता चला कि हम इतनी बड़ी सेना से नहीं लड़ सकते हैं तो वो वहाँ से बहुत तेज़ी से भागे। अंग्रेज वहाँ से भागे, अपनी जो भी आर्टिलरीज वगैरह जो थी उनको इधर उधर तितर बितर हो गया। उसके अलावा जो उनकी गन्स वगैरह थी सब वहीं छूट गई। और वो जो विद्रोही थे उनको विद्रोही कहा जा सकता है अंग्रेजों की तरफ से, तो ये विद्रोही कहते हैं, हमारी तरफ से तो क्रांतिकारी कहलाएंगे सारे ये। तो उन लोगों ने इनके सारे जो तोप खाने वगैरह थे वो भी छीन लिए, या तोप वगैरह थी वो भी सारी छीन ली, और ये अंग्रेज जो है वहाँ से बहुत तेज़ी से भागना शुरू करते हैं। और भाग करके उस समय जो रेजिडेंसी है, आज की लखनऊ में रेजिडेंसी आज भी है आलमबाग के पास में, तो वहीं रेजिडेंसी में जा करके सारे अंग्रेज छुप गए। लेकिन यहाँ पर एक और अच्छा पॉइंट आपको मिलता है कि जब ये अंग्रेज वहाँ से भाग रहे थे तो इस्माइलपुर के जो गांव के वासी थे वो इन घायलों को, इसमें कई सारे अंग्रेज मारे भी गए थे, कई सारे अंग्रेज घायल भी हो गए थे। तो घायल अंग्रेज जब भाग रहे थे तो उन्होंने उन घायलों की सेवा भी करी, उनको मरहम पट्टी भी किया, पानी दिया, खाने पीने के सामान दिए, जिससे कि वो आगे की रास्ता आराम से तय कर सकें। तो यहाँ से एक पॉइंट और क्लियर होता है कि नवाबी जो है वो तो है ही अवध में, लेकिन उसके बावजूद लखनऊ में एक सम्मान का तरीका है। दुश्मन भले हो पर शत्रु होने के बावजूद भी, जब शत्रुता नहीं है, या यूँ कह सकते हैं कि हम अपनी मित्रता भी शत्रुता से बढ़ करके निभाते ही हैं हमेशा, ये चीज़ वहाँ पर आपको देखने को मिल रही है लखनऊ में, कि भले ही वो शत्रु हैं लेकिन इस समय क्योंकि लड़ाई नहीं हो रही तो वो सहायता भी करे जा रहे हैं। बाय द वे, एक अंग्रेज सारे के सारे जा करके किसी तरह उस रेजिडेंसी में जा करके छुप जाते हैं, और फिर वहाँ पर कुछ चेंजेस होते हैं, मतलब नए लोग वहाँ पर लाए जाते हैं इस सेना से लड़ने के लिए। इस तरीके से बेगम हजरत महल का अपने महल में फिर से कह सकते हैं कि प्रवेश हुआ। लखनऊ में इस विद्रोह में साहसी बेगम हजरत महल ने अवध प्रांत के गोंडा, फैजाबाद, सालोन, सुल्तानपुर, सीतापुर, बहराइच, आप देख सकते हैं कितनी सारी यूनिट को उन्होंने इकट्ठा किया है, और यूनिट इतनी इकट्ठी करके एक साथ जो है वो अटैक किया था और अपने लखनऊ के ऊपर कब्जा इन्होंने जमा लिया। अब यहाँ पर यह है कि अंग्रेज चुप बैठने वालों में से तो नहीं है, इस तरीके से तो उनके हाथ से सत्ता जा नहीं सकती है। तो जब ये रेजिडेंसी में आकर के सारे लोग छुप गए हैं तो वहाँ पर दो नए कह सकते हैं कि अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, लीडरशिप्स वहाँ पर आपको दो नई देखने को मिल रही है, एक आउटरम के अंडर में और एक हैवलॉक के अंदर में। और ये दोनों लोगों के द्वारा ही अब जाकर के, ये लखनऊ की रेजिडेंसी का चित्र है, ये दोनों लोग फिर से जो है क्या करेंगे, लड़ाई जो है वो छेड़ने का प्रयास करेंगे और छेड़ेंगे। और इस युद्ध में भी जो महारानी है, यूँ कह सकते हैं कि बेगम हजरत महल हैं, वो काफ़ी अपनी सैन्य शक्ति के साथ में रहेंगी। और इतना ही नहीं, वो खुद सेना को लीड करते हुए आलमबाग तक लड़ने के लिए जाती हैं स्वयं। हालांकि ये लड़ाई हाथी के ऊपर बैठ करके उन्होंने करी है। विद्रोहियों के साथ कुछ मुठभेड़ हुई है यहाँ पर। आउटरम ने 23 सितंबर 1857 को आलमबाग का जो एरिया है, लखनऊ के उपनगर के रूप में आजकल जाना जाता है, आलमबाग तो आपको मालूम ही, स्टेशन भी आजकल छोटा सा एक, वहाँ पर कब्जा कर लिया, यानी कि फिर से रिकवर करने का प्रयास अंग्रेजों ने किया। और उसमें जो है लखनऊ में आलमबाग का जो रीजन है उसके ऊपर इन्होंने काबू पा लिया है। हालांकि यहाँ पर भी ज़बरदस्त तरीके की लड़ाई हुई थी।
उधर जिस समय ये आलमबाग की लड़ाई चल रही है, उधर कानपुर में भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया गया था, और यहाँ पर भी विद्रोही जो है वो अंग्रेजों के हाथों दुर्भाग्यवश हार गए थे। इससे जो लखनऊ के जो मोटिवेशन है वो भी काफ़ी कम हुआ। स्वाभाविक सी बात है, इन सब चीज़ों से जो यहाँ की सेना रही होगी वो काफ़ी परेशान हुई होगी। 2-1.5 महीने के बाद अगर हम कहें तो नवंबर के महीने में अंग्रेजी सेना के जो प्रमुख जनरल थे सर कॉलिन कैम्पबेल, वो जो है एक फिर सैन्य बल के साथ में लखनऊ पहुंचते हैं, और लखनऊ पहुंच करके जो यहाँ की जो बेगम हजरत महल की जो सेना है इसके खिलाफ आवाज़ उठाने का प्रयास करते हैं। एक बार फिर से हजरत महल ने अपने जो सैनिक हैं जो डिमोटिवेट हो गए थे आलमबाग की हार से और लखनऊ की हार को देख करके, उनको फिर से मोटिवेट किया, फिर से जीलअप किया पूरी तरीके से, और फिर से जो है वो लड़ने के लिए सबको तैयार उन्होंने किया। तो आप देख सकते हैं कि बार बार हारने के बावजूद भी वो बार बार सामने आ रही हैं और लड़ाई यहाँ पर लड़ रही हैं। 25 फरवरी 1858 की बात है, हाथी पर सवार होकर के युद्ध के मैदान में पहुंच गई हैं, और इस बार उन्होंने मतलब अलग अलग खुद भी सामने जा रही हैं, और जिनके जो सहयोगी इनमें से एक देख सकते हैं मौलवी अहमदुल्लाह का नाम आ रहा है, तो मौलवी जो अहमदुल्लाह हैं वो भी यहाँ पर अपनी सेना लेकर के आए। नाना साहब जो थे वो भी अपनी सेना लेकर के आए। तो सारे लोगों का सहयोग से यहाँ पर लड़ाई चल रही है। लेकिन बावजूद इसके भी आप देख सकते हैं हाथी पर सवार होकर के यहाँ पे लड़ने भी आई हैं, लेकिन बावजूद इसके भी एक बार फिर से बैड लक यहाँ पर है, और अंग्रेज जो है यहाँ पर फिर से जीत गए। अंग्रेजों को एक बार फिर से जो है महारानी को मतलब अंग्रेजों के हाथों जो है यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा है, और अब यहाँ से मजबूर हुई हैं कि उनको यहाँ से मतलब महल छोड़ करके जाना पड़ेगा। महल छोड़ करके यहाँ से गई जरूर, लेकिन उसके बावजूद भी ये अवध के जंगलों में रुक रुक करके वहाँ के जो विद्रोही थे उनको अपने साथ में ले करके कई सारे जो रीजन्स थे फिर से उन्होंने मुक्त कराए। मतलब आप समझ ही सकते हैं कि वो अपना किला बार बार नहीं छोड़ रही हैं, और सिर्फ किला ही नहीं, अपना जो रीजन है जो क्षेत्र है उसको बार बार ऑक्यूपाइड करने का पुरजोर उन्होंने प्रयास किया है। मार्च में सर कॉलिन कैम्पबेल जो हैं उन्होंने नेपाल के राजा की सहायता से, और नेपाल के राजा ने करीब 3000 सैनिक जो गोरखा सैनिक थे वो जब इनको दिए, तब जा करके बुरी तरीके से ये पराजित हुई, और फाइनली इन्हें अपना रीजन जो है यहाँ से क्षेत्र जो है वो छोड़ करके हटना पड़ा। तो आप देख सकते हैं कि ये वो प्रांत है जहाँ पर अंग्रेजों ने धीरे धीरे करके कब्जा कर लिया है। 19 मार्च 1858 की बात है। मूसा बाग, चार बाग और जो केसर बाग है लखनऊ के प्रसिद्ध जगह हैं, आप देख सकते हैं। ये मूसा बाग है, ये चार बाग है, और ये फिर केसर बाग है। यहाँ पर कब्जा कर लिया है। ये काफ़ी विपरीत परिस्थितियाँ थी। स्वाभाविक सी बात है कि अब ये वो समय आ गया था जब महारानी के पास यहाँ रुकने का कोई संसाधन नहीं बचा, तो उन्हें यहाँ से जाना पड़ा। और आप देख सकते हैं कि ये अपने बेटे के साथ में, बेगम जो है अपने बेटे के साथ में, जिसका नाम था गिरजिस कद्र, और नाना साहब के साथ में नेपाल की ओर पलायन करती हैं। संकट यहाँ पर भी नहीं रुका है ना, नेपाल की ओर इन्होंने पलायन ज़रूर किया, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ से नेपाल में एंट्री में उन्हें दिक्कत आ रही है। दिक्कत क्यों आ रही है? क्योंकि अंग्रेज़ों ने यहाँ पर एक तरीके से वार्निंग जो है वो जारी कर दी है। 15 जनवरी 1859 की बात है, और जनरल बुदरी नाम के एक व्यक्ति हैं जिन्होंने एक कड़ा पत्र लिख करके ये साफ साफ तरीके से कह दिया, और नेपाल के जो राजा हैं उनको भी मना करना पड़ा कि हम आपको शरण नहीं दे सकते हैं। लेकिन बाद में क्योंकि ये एक महिला थी और बड़ी वीरता से लड़ी थी, भले ही नेपाल एक तरीके से इनके लिए शत्रु का कार्य कर रहा था, दूसरा कोई जगह नहीं था इनके पास छुपने के लिए, तो बाद में नेपाल के जो अधिकारी हैं उन्होंने ये जो बेगम हजरत महल हैं और जो इनके साथी थे उनको अपने यहाँ शरण देने के लिए इजाज़त दी। तो इजाज़त भी दी, लेकिन उसके लिए एक शर्त रखी। अब वो शर्त क्या थी? शर्त ये थी कि आपका भारत के किसी भी व्यक्ति के साथ कोई संबंध नहीं होना चाहिए, और ख़ासकर विद्रोहियों के साथ तो आपका बिल्कुल भी संबंध नहीं होना चाहिए। हालांकि बेगम हजरत महल ने इस शर्त को मंजूर किया और फिलहाल जो है नेपाल की शरण में वो चली गई। तो क्या लगा कि यहाँ पर अब ख़त्म हो गया है? अभी नहीं, अभी और भी आगे जंग जारी है। नेपाल में काफ़ी कठिनाई का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि अब वो एक महारानी के तौर पर नहीं, एकदम बिल्कुल साधारण परिवार के तरह से यहाँ पर रही थी। बिल्कुल भी यहाँ पर अब नवाबी कोई भी इनकी जिम्मेदारी नहीं रह गई थी, तो एक साधारण परिवार की तरह रही थी। लेकिन कुछ समय बिताने के बाद इनका जो बेटा है वो काफ़ी ज़्यादा बीमार पड़ गया, और जब इनका बेटा बीमार पड़ गया तो इन्होंने फिर से नेपाल से निकलने का प्लानिंग किया। नेपाल से जब निकलने का प्लानिंग किया तो ये कहाँ आएंगी? स्वाभाविक सी बात है
कि वो अपने महल की तरफ फिर से आने का प्रयास करेंगी या अपने अवध की तरफ फिर से आने का प्रयास करेंगी। अंग्रेज़ों को इसकी खबर लग गई, और जब अंग्रेज़ों को इस बात की खबर लगी कि बेगम जो है वहाँ से नेपाल से निकल रही हैं और वो यहाँ पर फिर से आ रही हैं, तो अंग्रेज़ों ने सोचा कि यहाँ पर युद्ध करने से कोई फ़ायदा नहीं है, एक घोषणा जारी करते हैं। तो यहाँ पर एक घोषणा करी गई है, एक ऑर्डर दिया गया है। ये कहा गया है कि अगर विद्रोही जो है आत्मसमर्पण कर देंगे तो हम उनके लिए कुछ रियायतें बरतेंगे, और साथ ही साथ ये भी कहा गया ऐसे विद्रोहियों की जान तो बिल्कुल ही बख्श दी जाएगी जिन्होंने किसी अंग्रेज अधिकारी की हत्या वगैरह नहीं करी है। और ये नियम जो है सभी के ऊपर लागू होगा, चाहे वो बेगम हजरत महल हो और चाहे वो कोई छोटा से छोटा व्यक्ति हो। बेगम हजरत महल ने इस शर्त को बिल्कुल ही कह सकते हैं कि इनकार मतलब स्वीकार नहीं किया, बिल्कुल इसे इनकार कर दिया, समर्पण करने से बिल्कुल मना कर दिया, बिल्कुल भी सहमत नहीं हुए। उन्होंने कहा कि हमें समर्पण नहीं करना है, और इसके अगेंस्ट में आवाज़ उठाने के लिए, युद्ध करने के लिए वो तैयार हुई। और इसके लिए उन्होंने नेपाल के जो राजघराने थे उनसे फिर से सैनिक सहायता भी मांगी। तो आप देख सकते हैं अभी भी उन्होंने हार नहीं मानी है। इसके बाद जो शर्तें थीं वो फिर से बदली गई, और ये कहा गया कि एक काम करते हैं कि आप क्योंकि एक बेगम है, आप एक स्त्री हैं और आप एक शाही घराने से भी बिलोंग करती हैं, तो हम आपके परिवार को, ब्रिटिश अधिकारियों ने ये कहा कि हम आपके परिवार को, आपकी जो एक इज्जत होनी चाहिए एक राज परिवार के तौर पर या फिर एक बेगम के तौर पर या एक महिला के तौर पर, उसका ध्यान रखते हुए हम आपका सम्मान करेंगे, लेकिन बशर्ते आपको आत्मसमर्पण करना पड़ेगा। इस शर्त को भी महारानी ने बिल्कुल अनएक्सेप्ट कर दिया और आत्मसमर्पण करने से बिल्कुल मना कर दिया कि हम सरेंडर किसी भी कीमत पे नहीं करेंगे, खतरा है, जब तक मेरे शरीर में एक भी बूंद खून का तब तक हम लड़ेंगे आपसे। ये बात यहाँ पर देखने को मिलती है। अब क्योंकि विद्रोह तो उस बीच समाप्त हो चुके थे, आपको मालूम ही 1859 की बात हो रही है और बहुत ही आगे की अब यहाँ पर बात होनी शुरू हो गई है। तो उस समय विद्रोह तो समाप्त हो गए थे, तो ब्रिटेन की महारानी ने एक संदेशा लिख करके भेजा और यहाँ के जो विद्रोही थे उनसे शांति करने की अपील करी, और इसके बदले उनके जो गुनाह थे वो माफ़ करने के लिए उन्होंने कहा। लेकिन महारानी जानती थी, यानी कि जो बेगम हजरत महल थी वो जानती थी कि ये सिर्फ इस बात का संकेत है कि हमारे जो विद्रोही हैं वो शांत हो जाएं और उसके बाद तो हम देख ही लेंगे। अपने वादे से मुकरने में सबसे आगे हैं अंग्रेज, ये बात उन्होंने साफ साफ शब्दों में लिखा और संदेशा महारानी के पास वापस भिजवाया। देखिए साफ साफ इन वादों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहिए, ऐसा करने की उन्होंने चेतावनी दी है। और उन्होंने कहा है कि अंग्रेज जो हैं कभी भी किसी को भी माफ़ नहीं करते, और ये इतनी बड़ी गलती कैसे माफ़ कर सकते हैं कि जब हम लोगों ने क्रांति करी तो सारे जो रेवोल्यूशनरीज हैं उनको ये माफ़ करते हैं, तो इसका मतलब ये सरासर झूठ बोल रही हैं। ये जो है महारानी ने कहा। 1877 की बात है। 1877 में जब ये वापस आने की कोशिश कर रही थी तो आदेश जारी किए गए जिसके अंतर्गत भारत में प्रवेश करने के लिए बिजरिस कद्र यानी कि उनके जो बेटे थे और उनकी माँ यानी कि बेगम हजरत महल, जब ये 1887 में भारत वापस आने लगे, एक बार फिर से प्रयास किया उन्होंने भारत में आने का, तो ब्रिटिशर्स की तरफ से क्या कहा गया कि आप जब भारत में आएंगे तो आपकी किसी भी प्रकार से कोई सहायता नहीं करी जाएगी, आपका राष्ट्रीय परिवार से कोई संबंध नहीं रहेगा और न ही किसी प्रकार से आपको कोई अनुदान वगैरह मिलेगा, किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं मिलने वाली है। उसके बावजूद भी यहाँ पर ये वापस आने का प्रयास कर जरूर रही थी, लेकिन वो प्रयास फिर सफल नहीं हुआ और अंततः कह सकते हैं कि बेगम हजरत महल जो है वो भारत नहीं ही आ सकी और नेपाल में ही उनकी फिर डेथ हो गई। 1879 की बात है। 1879 में इन्होंने जो भारत के लिए क्रांति के लिए जो महत्वपूर्ण योगदान दिया था, और ये वीरांगना जो थी, भले ही युद्ध मैदान पर उनकी वीरगति नहीं हुई पर इनकी मृत्यु को साधारण मृत्यु नहीं माना सकता, ये भी एक वीरगति को ही प्राप्त हुई, जिन्होंने अपने राज्य को मुक्त कराने के लिए अंग्रेजों से जीवन के अंतिम समय तक प्रयास किया और कई बार सफल और असफल भी होती रही। अब अगर हम बेगम हजरत महल के मकबरे के बारे में जानते हैं तो ये इनका मकबरा जो है वो काठमांडू में है। काठमांडू में जामा मस्जिद के पास में घंटाघर के पास स्थित है और केंद्रीय जो कह सकते हैं कि समिति है नेपाल की, उसके द्वारा इसकी देखभाल भी की जाती है। 10 मई 1884 को इनके याद में एक डाक टिकट भी जारी किया गया था, तो ये डेट भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इतना ही नहीं, लखनऊ में इनका एक स्मारक भी बना हुआ है। तो जो बेगम हजरत महल जो है उनके नाम से अगर देखा जाए तो एक पार्क भी है। 15 अगस्त 1962 को बेगम हजरत महल के सम्मान में ओल्ड विक्टोरिया पार्क का नाम बदल दिया गया और इसे नाम दे दिया गया बेगम हजरत महल पार्क। तो ये वाला जो पार्क आप देखते हो लखनऊ में, ये बेगम हजरत महल पार्क है और ये एक तरीके से यहाँ पर एक संगमरमर का स्मारक भी इनके लिए बनवाया गया है।
तो आई होप कि आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो समझ में आए होंगे, किस तरीके से बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के छक्के भी छुड़वाए, और न सिर्फ एक बार बल्कि उनको चैन से जब तक वो रहीं तब तक अंग्रेजों को चैन से उन्होंने नहीं बैठने दिया। मेरे ख्याल से उस समय के अंग्रेज जो है यही सोचते होंगे कि किसी तरीके से जल्दी से इससे मुक्ति मिले, और एकमात्र साधन उन्हें यही समझ में आता होगा कि बेगम की डेथ ही एकमात्र उपाय है कि हम उसके विद्रोह से बार बार बच पाएँ। तो ये इस तरीके की यहाँ पर वीर कह सकते हैं कि नवाब की पत्नी आपको देखने को यहाँ पर मिल रही है। आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त कह सकते हैं कि एक मौका है। यदि अगर आप UPSC IAS प्री कम मेंस का स्मार्ट कोर्स परचेज करना चाहते हैं, जस्ट यूज़ माय कूपन कोड दैट इज़ विरद फ्लैश, VIRAD, इट इज़ मी। एंड ये आपको ध्यान रखना है, विरद फ्लैश जो है ये कोड यूज़ करना है, विरद फ्लैश कोड यूज़ करना है, C नहीं है यहाँ पर बीच में, ये कोड यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यूज़ दिस कोड एंड अवेल नियर अबाउट 50% ऑन दिस पर्टिकुलर कोर्स, राइट। आपको ये टॉपिक कैसा लगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, और आपके मन में अगर किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी हो रही हो तो आप नीचे हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर आप स्टडी IQ उत्तर प्रदेश लिख करके टेलीग्राम में हमारे साथ जुड़ जाइए। आज के इस सेशन में फिलहाल इतना ही, कल शाम 7 बजे फिर आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।